असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। योग के 5 शारीरिक लाभ हैं। पहला लाभ, योग से बॉडी को परफेक्ट शेप में लाना। सेकंड बेनिफिट, योग से बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना। और थर्ड, योग से बॉडी को एनर्जाइज करना। और ये तीनों काम होने के बाद, अर्थात जब बॉडी शेप में आ जाती है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है और बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, तो फिर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने लगती है, हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होने लगती है, हमारी उत्पादकता, योग कर्म सुकौशलम, हमारी सृजनात्मकता बढ़ जाती है। और 5वां योग का जो फिजिकल बेनिफिट है वो यह है कि हमारा इंटरनल सिस्टम, अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम योग से बैलेंस हो जाता है। तो योग के ये 5 फिजिकल बेनिफिट्स हैं और 5 योग के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। योग से आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, यह योग का प्रथम आध्यात्मिक लाभ है। अयम तो परमा धर्म यत योगेन आत्मदर्शनम योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, योग का पहला फिजिकल बेनिफिट। सेकंड, आत्मदर्शन, अपने ही स्वरूप का सब में दर्शन, अपने ही मय का संपूर्ण ब्रह्मांड में देखते हैं हम विस्तार। तो योग का ये दूसरा लाभ है। इस पिंड में सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में स्वयं का दर्शन, ये योग का दूसरा आध्यात्मिक लाभ है। अर्थात जब हम योगत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, आत्मदर्शन को उपलब्ध हो जाते हैं, तब अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। जो सबको खुद में देखता है और खुद को सब में देखता है, वहाँ न कोई हिंदू रहता है, न कोई मुसलमान रहता, न कोई ईसाई, न कोई सिख, वहाँ पर तो सब उसको भाई बहन नजर आते हैं। सब में वो खुद को देखता है और सब में खुदा को देखता है। फिर वहाँ कोई भेदभाव शेष नहीं रह जाता है। वहाँ कोई न जाति का आग्रह, न प्रांत का आग्रह, न कोई देश का आग्रह। वहाँ तो उसको लगता है ये सारा जगत, ये सारी दुनिया मेरा ही है परिवार, आत्मदर्शन। और तीसरा योग का आध्यात्मिक लाभ है स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता का मतलब है प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। योग का तीसरा यह आध्यात्मिक लाभ है कि जब हमारी सारी वितृष्णाएं, सारी इच्छाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, हम आत्मतृप्त हो जाते हैं, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, आत्मा भाव में अवस्थित हो जाते हैं और एक जीवन मुक्ति के अवस्था में जब जीने लग जाते हैं, ऐसा लगता है प्राप्तम प्रापणियम, जो कुछ जीवन में पाना था सो पा लिया। क्षीणः क्षेतव्या क्लेशा छिन्नः सृष्ट परवाभाव संक्रमः यस्य अविच्छेदात जायते जनित्वा च म्रियते। एक ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ जीवन में पूर्ण तृप्ति होती है, संतोष होता है गहरा, और
योग की चौथी आध्यात्मिक अवस्था है ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति। जब हम प्राणायाम करते करते, ध्यान करते करते निर्विकार हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्प्रज्ञा। महर्षि पतंजलि कहते हैं जब हम प्राणायाम करते करते, ध्यान करते करते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम पूर्ण मौन में अवस्थित हो जाते हैं, और वहां पर दिव्य विचार, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर उतरने लगती है, और इस स्थिति में ही हमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। और इस प्रज्ञा को उपलब्ध होकर के व्यक्ति को धर्म का अधर्म का, सत्य का असत्य का, जीवन का जगत का संपूर्ण सत्य विदित हो जाता है। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। और योग की ये चौथी अवस्था प्राप्त करके फिर इससे आगे बढ़ जाते हैं। ऋतंभरा तत्प्रज्ञा तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, और तस्याप निरोधे सर्व निर्धारण निर्बीज समाधि। 5 योग की अवस्था है। निर्बीज समाधि, कैवल्य की प्राप्ति, पुरुषार्थ संज्ञानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम, स्वरूप प्रतिष्ठा वचित शक्ति। जब सत्व रजतम अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, यह कैवल्य की अनुभूति माने पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति की अनुभूति। तो योग के 5 हैं शारीरिक लाभ, 5 हैं उसके आध्यात्मिक लाभ। तो प्रथम जब भी कोई व्यक्ति योग करता है तो उसको लगता है मुझे योग से शारीरिक स्वास्थ्य पाना है, मुझे योग से एक ऐसा शरीर पाना है जो देखने में खूबसूरत लगे। हाँ, खूबसूरती की चाहत तो सबको है, चाहे माताएं हो या जो पुरुष। जितना सुंदरता का आकर्षण स्त्रियों में है, पुरुषों में भी सुंदरता का आकर्षण कम नहीं है। यह अलग बात है कि परमात्मा ने स्त्री को, माताओं, बहनों को, बेटियों को सहज सौंदर्य दिया हुआ है, पुरुषों को उसके लिए थोड़ा और प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, भगवान राम, भगवान कृष्ण की खूबसूरती पर सारी दुनिया इतराती थी, उनके पीछे पागल सी हो जाती थी मानो। वो कान्हा एक बांसुरी वाला सुध विसरा गयो मोरी रे, वो कर गया मन की चोरी रे। खैर, हम खूबसूरत तन चाहते हैं, हमारी बॉडी परफेक्ट शेप में रहे, हमारी बॉडी फ्लैक्सिबल रहे और एनर्जेटिक रहे, जिससे कि हम ज़्यादा बेहतर काम कर पाएँ और पूरा इंटरनल सिस्टम हमारा हेल्दी रहे, जिससे कि 100 साल की ज़िंदगी हम पाएँ लेकिन उसमें हम रोगी एक बार भी ना हो। ऐसी तमन्ना तो सबकी रहती है। एक बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी की परफेक्ट शेप है या नहीं, इसको हम कैसे जानेंगे। हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। हमारे जो कपोल हैं, जिसको आम देसी भाषा में गाल बोला जाता है, तो हमारे जो कपोल हैं, गाल हैं, ये उभरे हुए होने चाहिए। और नाक हमारी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, ना बैठी होनी चाहिए ना टेढ़ी होनी चाहिए। और हमारे जो भुजाएं हैं हमारी, उनकी आकृति ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसे अपने हाथों को पकड़ें तो 2 से 3 इंच का फासला हमारी भुजाओं में हो। आप ऐसे पकड़ें, यदि आपके हाथ पकड़ में आ जाते हैं तो इसका मतलब आप अंडरवेट हैं, आपकी परफेक्ट शेप नहीं है। और यदि आप ऐसे पकड़ते हैं और आपकी भुजाएं जो है वो जंघाऊ जैसी है, तो इसका मतलब आप ओवरवेट हैं। तो ये परफेक्ट शेप, BMI का ये तरीका मैं बता रहा हूँ, बॉडी मास इंडेक्स का ये बाबा मानदंड बता रहा हूँ आपको। अपने सेल्फ रियलाइजेशन खुद महसूस करो। हम तो कहते हैं ना, योग माने सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। यही तो है योग, जिसमें हमारा आत्मनियंत्रण होता है। तो हाथों की शेप हमारी ऐसी होनी चाहिए, 2 से 3 इंच का फासला, इससे ज़्यादा नहीं। और हाथ मजबूत भी होने चाहिए। हाँ, लेडीज़ को मसल्स ज़्यादा नहीं बनते, क्योंकि उनको ऐसे हार्मोन नहीं होते हैं शरीर के अंदर जो मसल्स को बना पाएँ। फिर हमारे सीने की आकृति कैसी होनी चाहिए? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट। हमारा पेट जो छाती से बाहर नहीं होना चाहिए। और हमारे जो हिप हैं वो वेस्ट से जो है, पेट हमारा जो वेस्ट है ये हमारा हिप से कम होना चाहिए। तो ये वाला भाग हमारा थोड़ा सा हल्का सा भारी होना चाहिए। माने ऐसा नहीं कि खड़ा है आदमी तो पीछे से एकदम प्लेन जैसा दिखे, ना ना।
और सीना उभरा हुआ होना चाहिए और पेट इतना सिकुड़ा हुआ होना चाहिए कि पीछे से ऐसे अंगूठे को रखा हो और सामने से आपका पेट ये पकड़ में आ जाए। तो इसका मतलब आपकी बॉडी परफेक्ट शेप में है। और पैर कैसे हो? पैर एक छोटी उंगली यहाँ रखी और इधर से छोटी उंगली को इधर रखा और उसके बाद में आपने ऐसे हाथों को घुमा दिया तो आपका पैर जो है वो आपके पकड़ में आना चाहिए। बीच की उंगली से इधर से पकड़ लिया और इधर से अंगूठे से, इतना आपका पैर होना चाहिए। तो इसका मतलब आपकी परफेक्ट शेप है। जब बॉडी की परफेक्ट शेप होती है तो आदमी देखने में खूबसूरत लगता है। और खूबसूरती मात्र खूबसूरत दिखने के लिए नहीं है, एक सुंदर स्वास्थ्य के लिए भी शरीर की सुंदरता बहुत जरूरी है। इसलिए बॉडी मास इंडेक्स, ये मेडिकल साइंस में एक पैरामीटर ही बना दिया कि यदि आपकी बॉडी परफेक्ट शेप में है तो आप मैक्सिमम बीमारियों से, इसका मतलब बच सकते हैं और बचे हुए हैं आप। और उसके बाद में आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए परफेक्ट शेप में होने के साथ साथ, और फिर एनर्जेटिक होनी चाहिए, जिससे कि फिर आप बेहतर तरीके से काम कर सकें, कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकें। और फिर यदि इंटरनल सिस्टम हेल्दी हो तो फिर तो बात ही क्या है। योग विज्ञान में हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में रखें, कैसे शरीर को हम फ्लेक्सिबल बनाएं और पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ ज़िंदगी को जी पाएं, हम बेहतर से बेहतर काम कर पाएं और ज़िंदगी में प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के बीच में उन्नति के शिखर पर आरोहण हम कर पाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं और इंटरनल सिस्टम को हेल्दी बना करके किस तरह से हम शतायु हो पाएं, 100 वर्ष तक निरोग बन करके जी पाएं, ये बताएंगे आपको योग विज्ञान के अगले कार्यक्रम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज हम बताने जा रहे हैं हमारे देश के अंदर प्रायः सर्वत्र अपने आप ही यह पैदा होता है, उगता है, जिसको हम भांग बोलते हैं। यह जो भांग का पौधा है पूरे देश के अंदर जंगलों में, झाड़ियों में, सड़क के किनारे पर, सब जगह पर खड़ा होता है। और आज बहुत कम लोगों को इस संदर्भ में जानकारी है कि यह आयुर्वेद की एक बहुत ही दिव्य औषधि है। भांग की 2 प्रजातियां होती हैं जिसकी पत्तियां सीधी हैं, यानी यह पुरुष भांग है। और यह दूसरी ये एक तो यह पौधा हुआ। छोटे पौधों में जब आप छोटेपन में इन वृक्षों को देखेंगे, भांग के झाड़ को देखेंगे, तो आपको भिन्न नज़र नहीं आएगा। दोनों ही पौधे एक ही तरह के नज़र आते हैं। तो जब बड़ा होने लगता है, जब इसमें फूल आने को होते हैं, तो फिर यह अलग अलग हो जाता है। तो यह एक तरह से यह जो पौधा है, यह जो मेरे राइट हैंड में है, यह स्त्री पौधा है, जिसको यह इसके अंदर, क्योंकि इसमें फूल आते हैं और इसी में ही फल भी आते हैं, बीज भी आते हैं। तो ये जो मादा पौधा होता है यह कम नशीला होता है, इसके अंदर कम नशा होता है। और ये दूसरा जो पौधा है आप देख रहे हैं, इसके अंदर न तो बीज आता है, न ही उस तरह के फूल आते हैं। बस इसके जो पत्ते हैं, उन पत्तियों को यदि आप देखेंगे तो इनकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाती हैं। एक तरह से आप देख रहे हैं ये अलग अलग छितरे छितरे पत्ते हैं, ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। यह पुरुष भांग है। तो पुरुष भांग ये बहुत नशीला होता है। औषधि के रूप में हमने देखा है जो भांग का प्रयोग है, भांग का प्रयोग इसका जो पत्तियों को सुखा करके, भांग की पत्तियों को सुखा करके यदि आप थोड़ा उसमें उतनी ही मात्रा में बेल का पाउडर, बेल मिला दें, बेल, सौंफ और भांग तीनों चीज़ को बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर करके रखते हैं और प्रातः सायं 1-1 चम्मच दे देते हैं। तो जो बहुत पुराना जो कोलाइटिस है, जिनको एमेबाइसिस की शिकायत है, उसके लिए यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। जिनको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, जिनको आँव पेट के अंदर मरोड़े होते हैं, दस्त लगते हैं, उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। आँव मरोड़ों के लिए आप इसका प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा नींद की कमी है, नींद बहुत कम आती है, या जिनको फिट्स पड़ते हैं, या जिनको हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है लेडीज़ को, तो उन तीनों ही अवस्था में हिस्टीरिया के जो रोगी हैं उनके लिए, जिनको नींद कम आती है उनके लिए,
उन सभी लोगों के लिए आप भांग और भांग के साथ में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सौंफ और भांग, वैसे बहुत सारे योग बनाए जा सकते हैं, पर ये बहुत ही सरल योग है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और उसमें सौंफ और भांग, ये 4 द्रव्यों को बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर करके रख लें। प्रातः सायं 1-1 चम्मच दे देते हैं, तो जिनको फिट्स पड़ता है उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। जिनको नींद कम आती हो उन लोगों के लिए भी यह लाभकारी है। 1-1 चम्मच यानी 3-3 ग्राम सुबह शाम लेने से इससे नशा भी नहीं होगा, इससे नशे की आदत भी नहीं पड़ेगी। अभी तो यह आपके लिए एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको बहुत पुराना माइग्रेन है तो उसके लिए भी यदि भांग को आप पीस करके माथे पे लेप लगाते हैं तो उससे भी जो पुराना माइग्रेन है वो ठीक हो जाता है। और इतना ज़्यादा माइग्रेन है, पूरा साइनोसाइटिस बढ़ा हुआ है, ब्लॉकेज हैं और आप सांस भी नहीं ले पा रहे हों, उस स्थिति में भी यदि आपके भांग के पत्तियों का रस निकाल करके उसको हल्का सा गर्म करके 3-3 बूंद दोनों नाक में डाल देने से पूरा बलगम निकल करके आएगा। हालांकि वो थोड़ी सी लगती है, इसका रस जो है थोड़ा लगेगा अंदर जा कर के, परंतु उससे पूरा बलगम निकल जाएगा और पूरा उससे अंदर की पूरी सफाई हो जाएगी। जो पुराना साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है या पुरानी जो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और यह बहुत ही ज़्यादा, इसका जो बीज है वो बहुत पौष्टिक भी होता है और पहाड़ों में कई क्षेत्रों में उसको भून करके सर्दियों में लोग सेवन भी करते हैं। तो उन बीजों को थोड़ा भून करके यदि आप उसको पाउडर करके मिश्री मिला कर रख लें, 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से लें, तो ये बहुत ही पुष्टिकारक है, धातु वृद्धि करता है, उसमें नशा नहीं होता है। तो भांग का बीज आपके कमजोरी के लिए, आपकी शिथिलता के लिए बहुत ही लाभकारी है। बीजों को पीस करके तेल भी बनाया जाता है। बीजों को पीस करके आप उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल, जैसे 50 ग्राम बीज है तो 100 ग्राम तिल के तेल में धीरे धीरे आप उसको पकाएं। पकाने के बाद में जब सिर्फ जो वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए, छान करके रखिए। उस तेल की मालिश करने से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन के लिए और आपके किसी भी तरह की दूसरी साइटिका प्रॉब्लम्स के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए या जिनको पैरालिसिस हो जाता है उन लोगों के लिए यह बहुत ही उत्तम, बहुत ही गुणकारी तेल हो जाता है। कहीं भी सूजन और दर्द हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो प्रयोग है वो आपके कहीं कीड़ा मकोड़ा लड़ गया है तो उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए इसको पत्तियों को उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके उस जगह पर झराई करिए, उससे सूजन भी उतर जाएगी और वहाँ पर जो दर्द है दर्द भी कम हो जाएगा। और कहीं घाव वगैरह है तो ये वर्णरोपक भी है, इससे घाव भी भर जाता है। तो ये घावों को भरने के लिए, वर्णरोपण के लिए, शोथ को दूर करने के लिए और किसी भी तरह की शारीरिक क्षणता को, वीकनेस और कमजोरी के लिए इसको लेने से धातु पुष्ट भी होता है। नपुंसकता में भी यह इसके बीज बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। और भांग पेट के रोगों के लिए और दस्त और अतिसार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो मैंने आपको बताया कि यह भांग नशे की चीज़ नहीं है, यह वासना की चीज़ नहीं है, अपितु यह आपके रोगों को, बीमारियों को दूर करने के लिए एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी औषधियाँ हैं। तो आइए इन वनस्पतियों का हम सदुपयोग करें जिससे कि हमारा जीवन संवर जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य का जन्म भगवान का सबसे बड़ा उपहार, भगवान की सबसे बड़ी सौगात, भगवान की सबसे बड़ी देन कि हमें परमात्मा ने मनुष्य बनाया। और हम यदि मनुष्य बनकर के फिर रोगी होकर के जीते हैं तो यह अपने ऊपर हम सबसे बड़ा अत्याचार करते हैं, खुद के साथ हम अपराध करते हैं। और परमात्मा ने कितना खूबसूरत शरीर दिया था, यदि हम इस शरीर को बहुत मोटा बना देते हैं, बहुत बदसूरत बना देते हैं तो शायद यह भी इस भगवान की कृति का अपमान है। ये देह दिवालय शिवालय है, यह भगवान का मंदिर है। इस शरीर को पवित्र रखो, इसमें मांस न डालो, मदिरा न डालो, इसको तंबाकू के धुएं से गंदा मत करो,
भगवान के मंदिर में हम अगरबत्तियां जलाते हैं और इस शरीर में यदि हम सिगरेट का धुआं डालते हैं तो यह इस शरीर ही का नहीं, यह साक्षात भगवान का भी अपमान है। बर्गर डाल करके हम शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं और यदि बर्बाद होते हैं। बनाया था भगवान ने हमें इंसान जैसा, यदि हम हाथी जैसा शरीर बना लेते हैं तो शायद बहुत खराब बात है। आओ बर्गर खा के अब शरीर में बीमारियां न पैदा करें, हम बर्बाद ना हो। कोल्ड ड्रिंक का जहर पी करके इस शरीर को भीतर से खोखला ना करें। हाँ, यदि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी हड्डियां गल जाती हैं, आपको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और एक कोल्ड ड्रिंक की जो हम बोतल पीते हैं उसमें 5 से 7 चम्मच चीनी होती है। आपको शुगर होने की संभावना और मोटापे की संभावना तो बनी ही रहती है पूरी तरह से। हाँ, ज़्यादा लंबे समय तक कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करने से आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। और इतना ही नहीं, इससे आपको पेट का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए बर्गर, पिज्ज़ा, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तम्बाकू, अल्कोहल, अब इन सब को कहो अलविदा। अब तो संयम के साथ, सदाचार के साथ, शाकाहार के साथ जिंदगी को जियो। देखो कितनी खूबसूरत होगी जिंदगी। और यदि हम बीमार होकर के जीते हैं तो यह अपने ऊपर तो हम अत्याचार करते हैं, ये पाप और अपराध तो है ही। यदि हम बीमार होते हैं तो हम खुद तो दुख पाते ही हैं, जो हमारे आश्रित लोग होते हैं या जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को भी तो हम कितना कष्ट देते हैं। यदि आज मैं बीमार होता हूं तो मुझसे प्यार करने वाले करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू होगा। मैं इसलिए भी बीमार नहीं होता, मैं खुद को कष्ट नहीं देना चाहता। और मैं इसलिए भी बीमार नहीं होता कि मुझसे जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको मैं कष्ट नहीं देना चाहता। यदि एक पुत्र बीमार होता है तो माँ की आंखों में आंसू आता है। एक पत्नी बीमार होती है तो उसकी सास के, उसके पति की आंखों में आंसू होता है। तो घर का एक मेंबर यदि बीमार होता है तो उससे प्यार करने वाले 10, 20, 50, 100 लोगों को कष्ट होता है। यदि आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसलिए मेरे भाई, खुद स्वस्थ बनो और एक स्वस्थ समाज की और स्वस्थ भारत की संरचना के लिए आगे आओ, क्योंकि स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है आपसे, स्वस्थ समाज की शुरुआत होती है आपसे। तो हम स्वस्थ बनेंगे, एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे। खाली एक एक व्यक्ति यदि बीमार होता है तो उससे करोड़ों लोग बीमार होते हैं और देश का 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा स्वास्थ्य सेवाओं में बर्बाद हो जाता है। हम अपने धन का उपयोग सृजनात्मक कामों में करेंगे। हम बीमार होकर के नहीं जिएंगे, हम लाचार होकर के नहीं जिएंगे, हम स्वावलंबी जीवन जिएंगे, हम आत्मनिर्भर जीवन जिएंगे और अपना स्वास्थ्य हम खुद संभालेंगे। आखिर बीमार भी तो हमने खुद को खुद ही तो किया था। बीमारियां कहीं बाहर से नहीं आ गई, बीमारियां हमने खुद पैदा की, गलत खान पान से, गलत आदतों से। सम्यक निद्रा, 6 घंटे का सोना, सम्यक समय पर जागरण, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। आओ अपनी दिनचर्या को संवारें, आओ अपनी आहारचर्या को संवारें, आओ अपने विचार को संवारें। प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम कारणम। महर्षि चरक भी कहते हैं प्रज्ञापराध, विचार की विकृति ही सब विकारों का कारण है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इसलिए एक विचार यह भी स्वस्थता का, एक सूत्र यह भी आरोग्य का, सदा प्रसन्न होकर के जियो, मस्ती से भरा हुआ जीवन, जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। एक पल के लिए भी कभी निराश नहीं हो। तुम ईश्वर पुत्र हो, तुम भगवान के प्रतिनिधि हो, तुम इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि हो। मस्ती से जिंदगी को जीना, स्वस्थ होकर के जिंदगी को जीना, लाचार और बीमार होकर के जिंदगी को कभी न जीना।